दोस्तों, आपका स्वागत है सीरीज़ लर्न फाइनेंस एंड अकाउंट्स के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या है, हम इसका मीनिंग, इसके कॉजेज़ और इसका कैलकुलेशन के मेथड्स के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होती है? डेप्रिसिएशन जब किसी एसेट की वैल्यू में कमी हो जाती है, तो उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है। इसे कहते हैं डिक्रीज इन द एसेट्स वैल्यू। ये डिक्रीज क्यों होती है? एसेट की वैल्यू में डिक्रीज क्यों होती है? ये अलग अलग कारणों के कारण डिक्रीज होगी। अब एसेट क्या है? आपके पास जो भी कुछ है वो आपका एसेट है। अगर कोई बिजनेस है तो बिजनेस के लिए मशीनरी उसका एसेट है, उसकी ज़मीन उसका एसेट है, उसके बिल्डिंग उसका एसेट है, उसका फर्नीचर, ये सभी एसेट है। अगर आपके पास एज इंडिविजुअल अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन आपका एसेट है। अब मोबाइल फ़ोन अगर आप जब खरीदते हैं तो वो बिल्कुल ब्रांड न्यू होगा, लेकिन कुछ समय बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद उसकी वैल्यू में कमी आएगी। पहले जब आपने खरीदा मोबाइल बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत फ़ास्ट था, आप उसमें ईज़िली डाउनलोड कर सकते थे। आप उसमें उसकी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़िया थी, उसमें सेव कर सकते थे कई चीज़ें। लेकिन जैसे-जैसे टाइम बीता तो उस मोबाइल फ़ोन ने आपको कुछ परेशानियाँ देनियाँ शुरू कर दी। जैसे उसकी स्पीड कम हो गई या उसकी स्क्रीन टूट गई या फिर आप उसमें स्टोरेज स्पेस में कमी आ गई। तो ये क्या है? ये है अनफ़ेवरेबल कंडीशंस। इनके कारण क्या होगा? मोबाइल की फ़ोन की वैल्यू में कमी आ जाएगी। ऐसे ही वैल्यू में कमी जो आती है वो किसी भी एसेट की हो सकती है, जैसे फर्नीचर, मेज़, कुर्सी, पंखा या गाड़ी, कार। जब आप कार खरीदेंगे, उसकी वैल्यू तो उस टाइम बहुत अच्छी थी, जितने की जैसे आपने 5 लाख की गाड़ी खरीदी, लेकिन आपने उसे 2-3 दिन अपने घर में रख लिया और फिर बेचने गए तो उसकी वैल्यू में कमी होगी। वो 5 लाख की नहीं बिकेगी जितने में आपने खरीदा था। चाहे आपने उसको चलाया हो, चाहे ना चलाया हो, लेकिन उसकी वैल्यू में फिर भी कमी आ गई। मोबाइल तो आपने यूज़ किया था, तो उसकी वैल्यू में कमी आई, लेकिन कार तो आपने यूज़ नहीं की। तो ये डेप्रिसिएशन क्या है? डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एसेट। और एसेट कैसा? टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट हमने एसेट्स पढ़े थे। हमने पहले अपने वीडियो में अलग-अलग तरह के अकाउंट्स पढ़े थे और उन अकाउंट्स में एक अकाउंट था एसेट अकाउंट। और उसमें हमने देखा था कुछ एसेट्स टेंजिबल होते हैं, कुछ एसेट्स इनटेंजिबल होते हैं। आपको पहले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज़ होने को डेप्रिसिएशन बोला जाता है। अगर आपने कोई मशीन खरीदी 1 लाख की और वो मशीन चली 5 साल और 5 साल के बाद उस मशीन की वैल्यू होगी 0, फिर तो हम उस मशीन को 5 हिस्सों में बाँटेंगे, उसकी वैल्यू को 5 हिस्सों में बाँटेंगे और धीरे-धीरे करके उसकी वैल्यू में कमी आएगी। जैसे-जैसे टाइम पास होगा उसकी वैल्यू में कमी आएगी। डेप्रिसिएशन इज़ द मेथड ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट। उस कॉस्ट को एलोकेट करेंगे, टेंजिबल एसेट की कॉस्ट को एलोकेट करेंगे उसकी यूज़फुल लाइफ के दौरान। इसमें उसकी यूज़फुल लाइफ कितनी थी? 5 साल। तो डेप्रिसिएशन के 2 यहाँ पे मीनिंग डेफिनिशन लिखी हुई हैं। पहली है इट इज़ डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू में डिक्रीज़ होना। दूसरा डेफिनेशन डेप्रिसिएशन की ये है कि उसकी किसी भी एसेट की वैल्यू को उसकी यूज़फुल लाइफ के दौरान अलग-अलग हिस्सों में बाँटना। एलोकेट करना, एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ टेंजिबल एसेट ओवर इट्स यूज़फुल लाइफ। अब कंपनीज़ डेप्रिसिएशन क्यों करती हैं?
कंपनीज डेप्रिसिएशन इसलिए करती हैं क्योंकि इसके दो फायदे हैं कंपनी को। पहला फायदा है टैक्स। डेप्रिसिएशन से टैक्स बचता है। कैसे? आपको पता है कि जब हम कोई बिजनेस करेंगे और बिजनेस में हमें प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट में हमें टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? आपकी जो सेलिंग प्राइस होगी, जो आपका रेवेन्यू होगा, उसमें से सारे खर्चे कम किए जाएंगे तो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। जैसे कोई ट्रेडर है, वो ट्रेडर ने सामान खरीदा 100 रुपए का और बेचा 200 रुपए का, तो उसका रेवेन्यू कितना आया? उसकी जेब में 200 रुपया। लेकिन जो उस सामान की कॉस्ट थी 100 रुपीज, वो माइनस की जाएगी। ऐसे ही अगर सामान दिल्ली से लाके चंडीगढ़ में बेचा तो 100 रुपए का सामान था और 25 रुपए किराया लगा, फिर बचे 75 रुपए, तो टैक्स कितने पे देना पड़ेगा? इस प्रॉफिट 75 रुपीज पे। तो डेप्रिसिएशन एक तरह का खर्चा है, इट इज एन एक्सपेंस। और जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे टैक्स देने के लिए, तो हम डेप्रिसिएशन का खर्चा उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा टैक्स कम हो जाएगा। जो हमने गवर्नमेंट को चुकाना है, जो टैक्स हमें भरना है, वो कम हो जाएगा। तो कंपनीज इसलिए डेप्रिशिएट करती हैं क्योंकि ये उनकी टैक्स सेविंग में हेल्प करेगा। और दूसरी बात है, कंपनीज डेप्रिसिएशन इसलिए करती हैं क्योंकि उनको अपने एसेट की वैल्यू को जानना है। अगर किसी कंपनी ने कोई मशीन खरीदी 1 लाख की, तो 2 साल बाद वो देखेंगे मशीन की वैल्यू अब कितनी रह गई। कैसे पता लगेगा? उस जो हमने मशीन की वैल्यू शुरू में थी, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके देखेंगे कि अब इसकी वैल्यू कितनी रह गई। इसे बोलते हैं अकाउंटिंग। इसे बोलते हैं अकाउंटिंग पर्पस के लिए डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल करना। तो कंपनीज डेप्रिसिएशन दो तरीके से यूज कर सकती हैं। वो डेप्रिसिएशन इसलिए यूज करती हैं क्योंकि इससे उनका टैक्स सेविंग होता है, और दूसरा उनकी एसेट्स की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। अब हम देखेंगे डेप्रिसिएशन क्यों होती है। मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन इसलिए होती है क्योंकि हम कोई चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, कोई एसेट को यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहला कॉज डेप्रिसिएशन का क्या है? वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब क्या है? एसेट को इस्तेमाल करना। एसेट को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी कम होती जाएगी। एसेट की एफिशिएंसी कम होती जाएगी जैसे जैसे डेप्रिसिएशन होती रहेगी उस एसेट में। तो ये टेंजिबल एसेट्स में होता है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट। तो इन सब टेंजिबल एसेट्स में जो डेप्रिसिएशन होता है, उसका रीजन क्या है? वियर एंड टियर। तो जब हम कंज्यूम करेंगे एसेट को, इस्तेमाल करेंगे एसेट को, तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। दूसरा मेजर कॉज है पैसेज ऑफ टाइम। मैंने आपको एग्जांपल दी कार की। आपने गाड़ी खरीदी 5 लाख की और उसको अपने घर में रख लिया। 1 महीने बाद उस गाड़ी को बेचने की सोची, तो क्या वो गाड़ी 5 लाख की बिकेगी? नहीं बिकेगी, उससे कम की बेचनी पड़ेगी आपको। पर आपने गाड़ी तो यूज ही नहीं की, वो तो वैसे की वैसे खड़ी है, फिर डेप्रिसिएशन तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन डेप्रिसिएशन अभी भी होगी क्योंकि उसका टाइम बीत चुका है। 1 month has passed when you purchased that asset। जब आपने वो एसेट खरीदा था, उससे 1 महीना बीत चुका है, तो उसकी वैल्यू एसेट की कम हो जाएगी। तो ये वैल्यू को कम होना टेंजिबल एसेट्स में भी यूज कर सकते हैं, और इनटेंजिबल एसेट्स जैसे कि कॉपीराइट और पेटेंट में भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये था सेकंड रीजन और सेकंड कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। थर्ड कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड एग्जॉस्शन। तीसरी डेप्रिसिएशन का कॉज है, उसको बोला जाता है एग्जॉस्शन। एग्जॉस्शन को हम डिप्लीशन भी कहते हैं, और ये ज्यादातर डिप्लीशन या एग्जॉस्शन किन में होता है? ये होता है उन तरह के एसेट्स में जिसमें वेस्टिंग हो, जैसे माइन, खदान,
कोयले की खदान में से अगर आप सारा कोयला निकाल लोगे तो खदान की वैल्यू बहुत कम रह जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ऑयल वेल्स, अगर तेल के कुएं में से आप सारा का सारा तेल निकाल लोगे तो उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। ऐसे फॉरेस्ट स्टैंड, जैसे कोई जंगल है, जंगल में से आप सारे पेड़ काट दोगे, सारी लकड़ियां काट दोगे तो उस जंगल की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। सो ऑन अकाउंट ऑफ कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन क्या है? एक्सट्रैक्शन है जब हम कोयला निकाल रहे हैं जमीन में से, खदान में से, तो एक ऐसी स्टेज आएगी, ऐसा टाइम आएगा जब सारा का सारा कोयला बाहर निकल चुका होगा तो माइन की, खदान की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो इसको बोला जाता है एग्जॉस्शन। ये डेप्रिसिएशन का तीसरा रीजन है। चौथा रीजन डेप्रिसिएशन का है टेक्नोलॉजी में चेंज होना, जिसको बोला जाता है ऑब्सीलेंस इन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट कैसे होती है? जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, पहले थे कलर टीवीज, अब आ गई एलसीडीज। तो इस चेंज इन टेक्नोलॉजी से क्या हुआ? कलर टीवी की वैल्यू कम हो गई। उससे पहले थे ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज, उसके बाद आए कलर टीवीज। कलर टीवी के आने के से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की वैल्यू कम हो गई, वो ऑब्सोलीट हो गई। चाहे वो टीवी जो था ब्लैक एंड व्हाइट, उसको इस्तेमाल नहीं किया गया था, वो बिल्कुल का बिल्कुल नया था और उसको यूज नहीं किया था, उसको उसकी डेप्रिसिएशन तो नहीं होनी चाहिए, पर डेप्रिसिएशन हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई। अब लोग कलर टीवी खरीदने को तैयार हैं, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कोई नहीं खरीद रहा, तो इससे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की वैल्यू कम हो गई। सो ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन। अगर नई इन्वेंशन आई हो तो पुरानी जो चीज है, जो एसेट है, ओल्ड एसेट, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये कहते हैं, इसे कहते हैं एसेट का ऑब्सोलीट होना ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। ये डेप्रिसिएशन होने का चौथा रीजन है, चौथा कॉज है। और पांचवा कॉज है मार्केट चेंजेस। अब जो लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, कई बार ही उनकी हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, उनकी लाइकिंग्स चेंज हो जाती हैं, उनके टेस्ट चेंज हो जाते हैं। कैसे? जैसे आज से 50 साल पहले लोग बेल बॉटम पहनते थे, लेकिन क्या अब बेल बॉटम पहनते हैं? नहीं, टेक्नोलॉजी हैबिट्स उनकी चेंज हो गई, फैशन चेंज हो गया, लाइकिंग्स उनकी चेंज हो गई। तो ये है मार्केट चेंजेस। पहले लोग केमिकल से भरे टूथपेस्ट यूज करते थे, लेकिन आज की डेट में लोग ज़्यादा हर्बल टूथपेस्ट यूज करते हैं। तो ये किस लिए है? चेंज इन टेस्ट एंड हैबिट्स। तो ये तो थे दोस्तों 5 डेप्रिसिएशन के कॉजेस: wear and tear, passage of time, exhaustion, obsolescence in technology और market changes। अब हम आते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन में। कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन की कैसे करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको एक टर्म जाननी होगी जिसका नाम है सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू को स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं। इसे इसका तीसरा नाम है रेजिडुअल वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू क्या है? जब किसी एसेट की बुक वैल्यू में डेप्रिसिएशन के कारण डिक्रीज हो जाए तो क्या बचता है? जो बचेगा उसे बोलेंगे सैल्वेज। जैसे हमने मशीन खरीदी 1 लाख की, हमने उसे चलाया 5 साल। 5 साल के बाद मशीन हो गई पुरानी, हमने उसे इस्तेमाल करना बंद कर दिया। उसे क्या किया? उसे बेचा कबाड़ी वाले को और नई मशीन खरीद ली। तो पुरानी मशीन खरीदी तो हमने 1 लाख की थी, लेकिन जब बेची कबाड़ी वाले को तो उस कबाड़ी ने हमें, रद्दी वाले को बेचने पे हमें कितना मिला? 10,000 मिला। तो 10,000 उस मशीन की क्या है? सैल्वेज वैल्यू। सो सैल्वेज वैल्यू मशीन की, एसेट की सैल्वेज वैल्यू वो होती है
जो उसकी वैल्यू बच जाए आफ्टर द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ मशीन की कितनी है? 5 साल। इस एग्जाम्पल में यूजफुल लाइफ है मशीन की 5 साल। खरीदी हमने मशीन कितने की? 1 लाख की। डेप्रिसिएशन उसकी 5 साल में कितनी हो गई? 90,000। जो बच गया उसे बोलेंगे सैल्वेज वैल्यू। ऐसे ही अगर आप न्यूज़पेपर खरीदते हो, न्यूज़पेपर आपने खरीदा 5 रुपए का, उस दिन तो न्यूज़पेपर फ्रेश रहा, उस दिन तो उसकी न्यूज़ ताज़ा थी, आप पढ़ते रहे उसको। लेकिन अगले दिन वो न्यूज़पेपर हो गया पुराना, नया न्यूज़पेपर आ गया। अब पुराने न्यूज़पेपर को आप क्या करेंगे? या तो आप उसे फेंक दीजिए, या आप उसे रद्दी में भेज दीजिए, या आप उसमें किताबों पे कवर चढ़ा लीजिए, या शेल्फ में कवर करने के लिए यूज़ कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। तो कितना उसकी वैल्यू बच गई? फ़र्ज़ करो जो उसकी वैल्यू बची वो 50 पैसे थी। तो खरीदा आपने 5 रुपए का था, लेकिन जो उसकी वैल्यू बच गई वो 50 पैसा है। 50 पैसा को क्या बोलेंगे? सैल्वेज वैल्यू। अब हम डेप्रिसिएशन तो अभी तक बात करते आए हैं डेप्रिसिएशन पे कि डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू में डिक्रीज होना होता है, और वो एसेट कैसा एसेट है? टेंजिबल एसेट। लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स भी तो होते हैं, और इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में भी डिक्रीज हो सकती है। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे amortization. So depreciation is for tangible assets, amortization is for intangible assets. Amortization क्या है? Amortization is decrease in the value of intangible asset. For example, लोन। आपने बैंक से लोन लिया, लोन का अमाउंट था 10 लाख रुपए। आप धीरे 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 लोन चुकाते रहे, उसकी ईएमआई भरते रहे, और 5 साल के बाद लोन रह गया 1 लाख रुपया। 10 लाख से 1 लाख रह गया, तो उसकी वैल्यू में तो लोन एसेट है, बैंक के लिए एसेट है, आपके लिए लायबिलिटी होगा, लेकिन बैंक के लिए तो लोन एसेट है। एसेट की वैल्यू, बैंक के लोन की वैल्यू जब कम हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे amortization. Depreciation is used for distribution of tangible assets cost over its useful life, while amortization is for intangible assets. अब हम चलते हैं डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन के मेथड्स के ऊपर। सी डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन अलग-अलग तरीके से की जाती है। इसके बहुत सारे मेथड हैं। कुछ मेथड्स मैं आपको बताता हूँ। पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तीसरा मेथड है एसवाईडी और सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड। चौथा मेथड सिंकिंग फंड मेथड। ऐसे ही बहुत मेथड होते हैं। तो हम अगले वीडियोस में इन मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये तो था डेप्रिसिएशन। उम्मीद है कि आपको ये वाला टॉपिक, ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। आगे हम कौन-कौन से वीडियोस बनाएँगे, उनके बारे में आपको पता लगता रहे। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर कोई ऐसा टॉपिक है, फाइनेंस का टॉपिक है या बैंकिंग का टॉपिक है या कोई इकोनॉमिक्स का टॉपिक्स है, कोई भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जिसके बारे में आप चाहते हैं वीडियो आए, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। इससे हमें पता लग जाएगा कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाना होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।